हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम को 8 अगस्त को फाइनली ले ही लिया। 8 अगस्त के इस एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। इस डिस्कशन में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो किस मंथ में आए हैं, किस किस जगह से उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, इस क्वेश्चंस का क्या रेफरेंस है, उसकी एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आसानी से एलिमिनेट करके सॉल्व किया जा सकता था। ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट या हार्ड किस लेवल में लाई करते हैं। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की एनालिसिस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2021 के लिए। सबसे पहले बात करें तो दिसंबर 2020 में हम लोगों ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम को देखा था। अगर इस बार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की हम एनालाइज करें कि वो किस मंथ के टॉपिक्स से वो क्वेश्चंस उन्होंने सबसे ज़्यादा पूछे हैं, तो उन्होंने कोई भी क्वेश्चन दिसंबर के पहले नहीं पूछा है। तो ये जो एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है कि जब भी कभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो इस मंथ से लास्ट ईयर यानी एक साल का जीके तैयार करें। उसको अगर हम लोग कैलेंडर के ऊपर प्लॉट करें तो हम लोग ये पाएंगे कि इस पूरे कैलेंडर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ्स होते हैं जहाँ से कि यूपीएससी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछती है, अगर अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो जुलाई के मंथ से एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज़ जून, मई, अप्रैल और मार्च, ये लास्ट 4-5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि उन्होंने एग्ज़ाम के ठीक बाद के भी एक आध क्वेश्चंस पूछे हैं जैसे कि माउंट मेरापी वगैरह, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस की जो कि लगभग 16 या 15 थे, उसके एनालिसिस करके हम लोगों को ये पता चला कि ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा जो आए थे वो 8 क्वेश्चंस थे जून मंथ से, जिसमें नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स, बुकर प्राइज़, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट की जो अध्यक्षता थी वो किसने की, वर्ल्ड ओशन डे की जो थीम थी वो क्या थी, स्वास्तिक वाटर और वाटर बरियल एक मूवी जो थी उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, E100 जो एक प्रोजेक्ट है उसको कैसे कहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, किस चीज़ को प्रोपगेट कर रहा था, इसके बारे में, रामनोवा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो जून मंथ में थे, यानी अगस्त मंथ, किसी भी आप मंथ में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, किसी भी मंथ में आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो तो जून या एक मंथ उसको छोड़ करके लास्ट के 4-5 मंथ्स आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 3 क्वेश्चंस मार्च से आते हैं जो कि हेरोन ड्रोन के बारे में था जो कि इजराइल का था, फ्रेंच ओपन टेनिस नाओमी ओसाका की जो कंट्रोवर्सी थी उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सजग वेसल के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर CGGI की 49th रैंकिंग जो इंडिया में आई थी उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और साइक्लोन तौकतेई जो साइक्लोन आया था उसका नाम किसने रखा, इन सारे क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो कोई भी क्वेश्चंस पूरे साल से नहीं पूछा गया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये एक चीज़ जो इस्टेब्लिश करती है ये पूरी एनालिसिस। दूसरी ये एनालिसिस ये भी इस्टेब्लिश करती है कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कई सारे जो एजुकेटर्स हैं या कई सारे लोग जो सजेस्ट करते हैं कि पूरे एक साल का क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से लगभग 16 क्वेश्चन आए थे, और इस 16 क्वेश्चन में से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको 8 दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 यानी 8, 9, 10, 11, एक 12 और एक 13 और एक 14, लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कंटेम्प्रोरी क्वेश्चंस थे। कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन से मैं पूछूँ जैसे कोरोना के ऊपर अल्फा बीटा गामा का एक क्वेश्चन, अल्फा बीटा डेल्टा का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो लगभग कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन में मैं रखूँगा क्योंकि वो पूरे कई सारे मंथ में वो स्प्रेड कर रहा था। इस तरह के कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन से भी करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर और उसके एनालिसिस। अभी तक जो हम लोगों ने देखा इसका एक कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हेरोन ड्रोन के ऊपर है। हेरोन ड्रोन इंडक्टेड बाय इंडियन फोर्सेज फॉर एनहांसिंग देयर सर्विलांस कैपेबिलिटीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम।
यूएसए, रशिया, इजराइल एंड जापान। इजराइल इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए जो रेफरेंस है वो हमें इंडियन एक्सप्रेस की जुलाई की फ्रंट न्यूज़ जो है, फ्रंट पेपर की जो हेडिंग है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जबकि नरेंद्र मोदी इजराइल को विजिट कर रहे थे। इससे पहले द इंडियन एक्सप्रेस में, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 26 मई को भी ये जो न्यूज़ है वो तब आई थी जबकि हेरोन ड्रोन लद्दाख और एलएसी के सेक्टर में सर्विलांस के लिए यूज़ किया जाने वाला था। तो ये जो भी हेरोन ड्रोन का सर्विलांस था वो लद्दाख में जब किया जाने वाला था वो मई महीना था, और यही वजह है कि हेरोन ड्रोन को मैंने मई महीने के करंट अफेयर्स में प्लॉट किया हुआ है अपनी स्टैटिस्टिक्स में। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो साइक्लोन तौकते की बात करें तो साइक्लोन तौकते का नाम किसने रखा था? मालदीव्स, म्यांमार, ओमान या ईरान ने? इसका करेक्ट आंसर है तौकते का नाम रखा था म्यांमार में। म्यांमार में तौकते अ बर्मीज नेम वॉज नेम्ड बाई म्यांमार। इट इज़ अ गेको। गेको का मतलब यह हुआ कि एक बड़ी छिपकली होती है जिसका नाम तौकते होता है, उसी नाम के ऊपर इन लोगों ने उस साइक्लोन का नाम रख दिया था, और ये न्यूज़ चली थी मई महीने में। ठीक है, मई महीने में, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 इन सेकंड राउंड आफ्टर द कंट्रोवर्सी ओवर मीडिया ऑब्लिगेशन? मीडिया ऑब्लिगेशन यानी मीडिया के ऊपर यह दायित्व लगा करके या मीडिया के ऊपर यह दोष लगा करके कि उनकी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा था, इसके बेसिस पर किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 से विड्रॉल किया था? इसका ऑप्शंस है कोको गॉफ, सेरेना विलियम्स, अन्ना बॉगडॉन या नाओमी ओसाका। इसका करेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका। साइटिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, नाओमी ओसाका सेज वांट डू प्रेस फ्रेंच एट फ्रेंच ओपन, यानी फ्रेंच ओपन में वो कोई भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। न्यूज़ जो थी वो राइटर्स ने मई में सर्कुलेट करी थी, यानी कि ये न्यूज़ जो है मई में फ्लोट कर रही थी, और हमारा जो मई का मंथ है वो अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इस तरीके से देखें तो ये भी लास्ट 4-5 मंथ का जो करंट अफेयर्स था उसी में ये लाई करता है। नाओमी ओसाका इसके बाद भी मीडिया को ब्रीफ देने से बच रही थी। कई सारी शर्तें उन्होंने लगा थी कि $15 का जुर्माना अगर जो हमें हो जाता है तो मैं उस जुर्माने को भी पेमेंट करूँगी, लेकिन मैं मीडिया को एड्रेस नहीं करूँगी। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसके बारे में। ये मई और जुलाई के आसपास फ्लोट कर रही थी ये न्यूज़। आगे बात करते हैं माउंट मेरापी। वॉल्केनो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया या मालदीव। कोई भी इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जिसको कि आप तुक्का लगा सकें या किसी भी तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकें, कोई लॉजिक लगा सकें। आपको आता है गुड, इन केस नहीं आता है तो आपको इसे लेफ्ट ही करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे माउंट मेरापी की बात करें तो माउंट जो है वो चाइना में, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो चाइना में थोड़े कम है, चाइना में रिलेटिवली कम है, और मालदीव्स में भी रिलेटिवली कम है। तो इन दोनों को एलिमिनेट करके अगर आपकी ज्योग्राफी थोड़ी सी ठीक ठाक है तो आप थाईलैंड या इंडोनेशिया में आप चांस ले सकते थे। इन केस अगर आपको नहीं पता है और आपको ये लग रहा है कि नहीं यहाँ पे चांस लेने लायक नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि इसे आप अटेम्प्ट करें। इसका करेक्ट आंसर है माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जो है वो जो रिंग ऑफ फायर है उसके एकदम जोन पे है, और ये जो भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे लगभग 15,000 मेन आइलैंड्स हैं और लगभग 41,000 टोटल आइलैंड्स हैं। इस सारे आइलैंड्स में कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, और इंडोनेशिया में ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हुआ था। ये वॉल्केनो जो था वो एक्टिव वॉल्केनो था। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो हैज़ बिन स्पॉनिंग लावा, यानी उसने लावा फिर से गश आउट करना शुरू कर दिया था। ये जनवरी की न्यूज़ थी, जनवरी में ये फ्लोट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे जनवरी में हम देख सकते हैं, जनवरी में इंडोनेशियन जो वॉल्केनिक माउंटेन है मेरापी वो इरप्ट कर रहा था। तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये इकलौता क्वेश्चन था जो कि जनवरी के पास गया था, यानी दिसंबर के बाद, लास्ट ईयर एग्ज़ाम के 1 महीने बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं E100 पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था पुणे में जून 2021 में। तो जून, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जून 2021 से क्वेश्चन पूछा गया था। इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन, एथनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेन।
थोड़ा सा एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये हो सकता है कि क्योंकि जून 2021 जो है वो बिल्कुल ही जस्ट हम लोग मार्च अप्रैल में मेन कोरोना की पीक वेव देख रहे हैं, तो जून में तुरंत ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चांस था वो बेहद कम था। थोड़ा सा लॉजिक से इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, बस एक ऑप्शन लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा था। बाकी इथेन, इथेनॉल, इथेन को भी एलिमिनेट किया जा सकता था अगर आपकी साइंस थोड़ी सी स्ट्रांग है तो। इथेनॉल और कोविड वैक्सीन जो था इसमें आपको डाउट रह जाता। यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं इसमें चांस नहीं लेता, क्योंकि सिर्फ एक ही लॉजिकली एलिमिनेट मैं कर पा रहा था और 3 लगभग ऑप्शंस मेरे पास ऐसे बच रहे थे जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकता था। इसका करेक्ट आंसर है इथेनॉल। PM says India resolved to meet target by 20% of ethanol blending in petrol by 2025। ये 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने वाले हैं इंडिया में। ये जून की न्यूज़ थी जो सर्कुलेट कर रही थी। एक बात मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है कि जो करंट अफेयर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का जो रोल है और आपकी सेल्फ स्टडी का जो रोल है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड और प्रोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने न्यूज़पेपर की स्टडी ज़रूर करें। अगर न्यूज़पेपर की स्टडी आप देखिए कोई भी जो न्यूज़ आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल ही हेडिंग से पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करनी होगी, जा करके उसमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की बात करें तो सिंपल न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं एक ग्लैंस ज़रूर कीजिए। रेगुलर ये आदत बना लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर का एक ग्लैंस देना है, जिससे कि कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ें तो ज़रूर स्ट्राइक आउट रहें कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ें हीट हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, इनको हमें प्रिपेयर करके चलना है। और उसके अलावा कोई एक मीडियम आप चाहे डिफेंस मीडिया का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसको भी आप डील कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छी कवरेज की हैं, उससे कई सारे क्वेश्चंस आए भी हैं। 100% क्वेश्चंस कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको अपनी पूरी तरीके से बिलीफ के ऊपर बता दे रहा हूँ। अगर कोई कोचिंग वाला ऐसा कहता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आ गए, ऐसा नहीं हुआ है, ये ब्लफ कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर के। अब अगर कोई हर पेपर की न्यूज़पेपर की हेडिंग ही पढ़ दे, रोज़ न्यूज़पेपर को ला करके एनालाइज कर दे, तो फिर उसका क्या मतलब है? फिर आपके पढ़ने और उनके पढ़ने में क्या ही अंतर है कि आप किसी से जा कर के पढ़ें और ख़ुद से न्यूज़पेपर पढ़ें, इसका कोई मतलब नहीं। ये सब ब्लफ मारने वाली बात है। लेकिन ये है कि एक न्यूज़पेपर की ग्लैंस आपके लिए बेहद फ्रूटफुल हो सकती है, ये अभी तक इस्टेब्लिश हो चुका है। दूसरी एक बात और कि लास्ट 4-5 मंथ्स में हमें जीके को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना चाहिए। अपने जो भी दूसरे सोर्सेज हैं, यानी न्यूज़पेपर के अलावा भी जो सोर्सेज हैं, वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं धीमे धीमे, जैसे जैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इस सारे क्वेश्चन पेपर को और उसके आंसर्स को कि वो आंसर्स पूछे कहाँ से गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन इंडिया। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था वो 2021 को जून में मनाया जाता है और इसमें रायमनुआ, ओरांग, डिब्रू सैखोवा या नामरी, इसमें कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन डिक्लेयर किया गया था कि ये इंडिया में एक नया नेशनल पार्क होगा। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सारे में बहुत सारा अंतर होता है। आप नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को एक मत समझिएगा। जो ये क्वेश्चन था वो पूछा गया था जब 6 जून को, जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया गया था, उसी दौरान आसाम में 6 जो छठा उनका नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया था। ये रायमनुआ नेशनल पार्क था। रायमनुआ नेशनल पार्क को जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये हमारा अगला नेक्स्ट नेशनल पार्क होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जून से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 को जो डिक्लेयर किया गया था वो भी जून में डिक्लेयर किया गया था। इसका ऑप्शन जो है वो है एट द नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, द डेंजर ऑफ स्मोकिंग इज़ बैड, द डेंजर ऑफ स्मोकिंग इन बेड, व्हेन वी सीजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड
यूडी, ये मुझे नहीं लगता यूडी इसमें रहा होगा। द वॉर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, द वॉर ऑफ द पुअर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, एट द नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुकर प्राइज को डिक्लेयर किया गया था जून में। ये एक फ्रेंच नॉवेल थी जिसको ट्रांसलेट किया था डेविड डायोप ने और अन्ना मास्कोविच ने, ठीक है। तो इनका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट दैट डजेंट मैटर वेरी मच। 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो होता है वो ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है, यानी कि आप अगर जो किसी भी नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें आपको ये प्राइज़ मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैटेगरी एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। जो नेशनल फिल्म अवार्ड है यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो दिए गए थे 67th वाले अभी, और उसकी इन्वायरमेंट कैटेगरी में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की कैटेगरी में किसको प्राइज़ मिला है। भाई मेरे, अगर तुमने ये क्वेश्चन सही टिक किया है तो तुमको बहुत ज़्यादा बधाई है। इन केस अगर आपने इसे नहीं अटेम्प्ट किया है, मैं बताना चाहूँगा ये कठिन क्वेश्चन था। अब एक तो नेशनल फिल्म अवार्ड को वैसे ही याद रखना एक अपने आप में टफ बात होती है, और उसकी भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी का अगर क्वेश्चन पूछा गया जाए तो फिर कितना टफ होगा। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोग की एज में पेपर दे रहा होता तो डेफिनेटली मैं इसे लेफ्ट आउट करता, इस क्वेश्चन को स्किप करता। इन केस आपने स्किप नहीं किया है, मार्क करके इनकरेक्ट किया है, थोड़ा सा अपने हाथ पे कंट्रोल करिए, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा काबू में रखिए, डेवलप होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगता है इंट्यूशन को डेवलप होने में। तो इसके ऑप्शंस थे, इसको डिस्कस करते हैं। जोनाकी परुआ, बी ऑप्शन है वाइल्ड कर्नाटका, सी ऑप्शन है वाटर बरियल और डी ऑप्शन है रोनुआ हु नेवर सरेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर बरियल। वाटर बरियल को पुरस्कार मिला था बेस्ट फिल्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैटेगरी में। इसका एक दूसरा नाम भी था मोनपा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, कोविड का कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, यानी कि ये मार्च अप्रैल इन सारे मंथ्स के दौरान ये लगातार न्यूज़ में फ्लोट किया है। वेरिएंट ऑफ कोविड-19 के बारे में पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि वेदर इट इज़ फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, यानी ये किस देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया है। अब जो वेरिएंट हैं कोविड-19 के वो है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, और इसका जो ऑप्शन था वो था इंडिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका। इसका कोड दिया गया था, कोड को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये अप टू डाउन दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ABCD 3421, यानी इसका जो ए ऑप्शन है 3421, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है ए, इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि अल्फ़ा जो हमारा वेरिएंट है वो ब्रिटेन में खोजा गया था, और इसका जो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया में खोजा गया था। डेल्टा वेरिएंट काफ़ी हल्ला हुआ था डेल्टा वेरिएंट। और इसका जो बीटा वेरिएंट है वो खोजा गया था साउथ अफ्रीका में, और इसका जो गामा वेरिएंट है वो ब्राज़ील में खोजा गया था, या सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, ऐसा बोलना चाहिए। जब मैं इसके आंसर को तलाश रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि WHO ने अपनी वेबसाइट पर ठीक 4 दिनों पहले इस जो नॉलेज है इसको अपडेट किया था, स्पेसिफिकली कैटेगरी वाइज करके। अल्फ़ा जो है वो यूनाइटेड किंगडम में सितंबर 2020 में डिटेक्ट किया गया था। बीटा जो है वो मई 20 में डिटेक्ट किया गया था। गामा जो है वो ब्राज़ील में नवंबर 20 को डिटेक्ट किया गया था, और डेल्टा जो है वो अक्टूबर 20 को डिटेक्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो ये जो कोरोना के वेरिएंट्स थे उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि मुझे लगता है कोरोना के ऊपर जनरल नॉलेज कितना किसी ने प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि कोरोना की न्यूज़ सुन करके आप और मैं, हम सभी लोग पक चुके थे बुरी तरीके से। और एक और बात ये थी कि हम लोग पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए, कि हमारी पॉजिटिविटी बनी रहे, इसको मेंटेन रखने के लिए अक्सर लोग ये कह रहे थे कि कोरोना की न्यूज़ कम से कम देखिए, ताकि आप अपने अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि आप बाहर निकले हैं और बीमारी से जो डर बना हुआ है उससे बच सकें। तो कोरोना की न्यूज़ कितनी आप याद रख पाए होंगे, इसको किन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आई डाउट, बट ठीक है। मैं इसे अच्छे क्वेश्चन यानी मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, ये एक एवरेज मॉडरेट कैटेगरी में मैं इसे रखूंगा। ये इजी क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि एक आध वेरिएंट्स जो है वो मिसमैच हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइंटिस्ट एट CSIR NCL पुणे, वहाँ पे उन्होंने एक वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव खोजा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वो उन्होंने एक नोवेल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, पानी पीने के लिए सेफ़ हेल्दी एंड ड्रिंकिंग वाटर को डेवलप किया है। ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इसका नाम क्या है, इन्होंने पूछा था। ये सेफ़ वाटर है, स्वास्तिक है,
आर्सियन निलोगोन है या फ्लोराइड निलोगोन है, ऐसा करके इन्होंने नाम पूछा था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी स्वास्तिक, और स्वास्तिक में डबल आई है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। CSIR NCL लैब ने इसको आयुर्वेद के बेसिस पर इसको सेफ वाटर ड्रिंकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। जून में ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट करी थी, और स्वास्तिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये मिंट से लिया गया है, मिंट न्यूज़पेपर है, वहाँ से लिया गया था। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, और एक जो है वो कोई ऑनलाइन सोर्स मैं रेकमेंड करूंगा, बार बार आपसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिफेंस मीडिया को फॉलो करें। हमारे यहाँ एक रेगुलर बैच चलता है मॉर्निंग में, वसुधा मैम लेती हैं उस बैच को, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स को कवरेज कर सकते हैं। और मैं स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो कि मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस था ये पूछा गया था, ये मैं हार्ड क्वेश्चन में रखूंगा क्योंकि इस तरह की डीप एनालॉजी में जाकर के कोई क्वेश्चंस, और इसकी कवरेज भी बहुत ही कम की गई थी, बहुत ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी इसकी कवरेज बहुत कम कर रखी थी। तो इस तरह की अगर जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है और करेक्ट अटेम्प्ट किया है तो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। ठीक है, अगर आपको आता था तो, इन केस आपने तुक्का लगाया है तो सर सेफ, बी सेफ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑनेस्टली मई 2021 में ये सजग जो है वो पेट्रोल वेसल सर्कुलेट कर रहा था न्यूज़ में। मैंने इसको अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर भी किया था, लेकिन ऑनेस्टली कन्फेशन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि इन्होंने कंपनी, कौन सी कंपनी सजग वेसल को बनाई है वो ये पूछ लेंगे। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का असर पड़ता है, यही देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा ये इंटरप्रिटेशन था कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि कंपनी का नाम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा ये अपना सोचना था, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग यूपीएससी के थिंकिंग से मिसमैच करती है। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है, लेकिन कई सारे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग आपको ये बताएंगे कि हमने तो सब बता दिया था, ये भी सब हमारे क्वेश्चन के नोट से आया था। ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, और अगर जो उन्होंने ऐसा बता भी दिया था तो उन्होंने करंट अफेयर्स का पेज बाय पेज नंबर भी बता दिया हो, उन्होंने सारे टॉपिक्स का नाम बता दिया हो, और वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें तो सपना आ जाना चाहिए था क्योंकि मैंने सजग वेसल का नाम लिया था। तो सजग वेसल का सिर्फ नाम लिया था साहब आपने, और उसकी बेसिस पर हमको ये नाम याद आ जाता कि भारतीय शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है, या गोवा शिपयार्ड कंपनी ने बताया। अरे भाई थोड़ा आराम से, मतलब इतना आसान नहीं। यूपीएससी यहाँ पे खेल रही है आपके साथ। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, इसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इनकेस आपने अटेम्प्ट किया है, माइनस मार्किंग ली है, तो साहब आप बधाई के पात्र हैं, आपका स्वर्णिम अक्षरों में यूपीएससी में नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो 29 मई को ये सर्कुलेट कर रहा था। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो उन्होंने इसको इंडक्ट किया था मई में, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये पीआईबी है, ये जो है वो पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज़ करी थी, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो सजग वेसल को बनाया था। ठीक है, तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2021 वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या थी? इसे वसुधा मैम की वीडियो में कवर किया गया था, मैंने देखा था इसे हमारे डिफेंस मीडिया जो रेगुलर यानी डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर चलता है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन पहला है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, दूसरा है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, तीसरा है यानी सी ऑप्शन है जेंडर एंड ओशन, और डी ऑप्शन है क्लीन आवर ओशंस। तो इस तरह का वर्ल्ड ओशन डे का थीम बताना था, जो इसका करेक्ट आंसर है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, और इसे जून में इसे भी देखा गया था न्यूज़पेपर्स में, और यहाँ पे भी देखो कि ये जो है हेडिंग पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, यानी वर्ल्ड ओशन डे 2021, और तुरंत हेडिंग के नीचे लिखा हुआ था कि थीम जो है वो लाइफ एंड लाइवलीहुड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आपको बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालिए, कम से कम न्यूज़पेपर को एट ग्लांस जरूर पढ़िए लास्ट 4-5 मंथ्स में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द लेटेस्ट शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI विच क्लासीफाई 104 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड। ए है 49th, 54th, 69th, 79th। इनमें से किस रैंक पे शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रैंक में इंडिया को 104 कंट्रीज़ के बीच में रैंकिंग मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 49th। ये द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। इंडिया रैंक 49th इन CGGI, और ये अप्रैल में फ्लोट कर रहा था। ठीक है,
तो इंडिया हैज़ रैंक्ड 49th इन द शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI, विच क्लासिफाइज 104 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स, और इसमें हमको यानी इंडिया को 49th रैंक मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन द वेरिएबल कैपिटल कंपनी इन इंडिया विच हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली। ये जो इससे पहले मैंने बात करी CGGI, मैं इसे भी मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रखूंगा इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन था जो जनरली लोगों की नज़र में नहीं पड़ा होगा। दूसरी बात ये भी कि शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये कोई ऐसी एजेंसी, गवर्नमेंटल एजेंसी या इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है कि जिसको हम लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते न्यूज़पेपर में। तो बहुत ही जैसे कहते हैं अंडर फ्लोट कर रहा है यानी ऊपर तैर रहा है, अंडर करेंट है यानी कि थोड़ा सा नीचे की जीके है जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ही बॉटम लेवल का जीके अगर जो पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चीज़ें आप खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, या किसी बहुत ही रैंडम सोर्स से आपको कहीं जानकारी मिल गई हो तो बात अलग है। अदरवाइज़ ये जीके और ये जो वेरिएबल कैपिटल कंपनी है ये वाला जीके, ये दोनों ही जीके जो है वो मैं मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रखूँगा। अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये चीज़ होती है, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कोई एक आध क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स हैं वो मिस कर जाएं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हेड ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। वेरिएबल कैपिटल कंपनी क्या होती है? ये एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि अपने जो ग्राहक होते हैं यानी जो कस्टमर्स होते हैं उनको डिविडेंड भी पे करती हैं। सिंगापुर में इस तरह की कंपनियों का काफ़ी बोलबाला रहा है। इधर के दिनों में IFSC जो एक कंपनी है, IFSC जो हमारा एजेंसी है, उस एजेंसी में भी इस तरह की कंपनियों के बारे में बात हो रही थी। इसके जो हेड थे, जो इसमें रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई है, जो सबमिट की गई है, उसके हेड कौन थे? KP कृष्णन, केतन दलाल, जे रघनायकुलू या बॉबी पारिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है KP कृष्णन। KP कृष्णन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो रिकमेंडेड जो रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पर इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के लिए वेरिएबल कैपिटल कंपनी का एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने ये सबमिट किया था। जून में ही ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी और ये भी जो रिपोर्ट है वो PIB की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी हमने देख लिया। अब अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। देखो, एक होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशंस लॉन्च करता है और उसी बेसिस पर स्टेट्स के बीच में नीति आयोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए रैंकिंग बनाता है। ये उसी रैंकिंग के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा जो स्टेट है वो रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आया है, टॉप किया है। तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या गोवा? ऑब्वियस आंसर है केरला। और ये जो है मिंट की रिपोर्ट है, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021, केरला रैंक टॉप, बिहार वर्स्ट परफॉर्मर्स। ठीक है, और ये भी जो है वो जून की ही रिपोर्ट है। तो इतना हम लोगों ने अभी तक देखा। अब एक ओवरऑल असेसमेंट हम लोग कर लेते हैं कि ये पूरा पेपर जो है वो किस तरह का आया था, किस कैटेगरी में आया था। तो अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट हम लोग देख पा रहे थे, यहाँ पे जून में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और CGGI को मैं हार्ड क्वेश्चन रखूँगा। इसके बाद साइक्लोन ताउक्ते को मैं इजी में कैटेगरी में रखूँगा, माउंट मेरापी को भी इजी कैटेगरी में रखूँगा, हेरोन ड्रोन, फ्रेंच ओपन ओसाका, सजग वेसल को मैं हार्ड कैटेगरी में रखूँगा, हेरोन ड्रोन और फ्रेंच ओपन को मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा। फिर यहाँ पे नीति आयोग बुकर प्राइस फाइनेंशियल रिपोर्ट को मैं हार्ड कैटेगरी में रखूँगा, वर्ल्ड ओशन डे को भी मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा, स्वास्तिक वाटर को मैं हार्ड कैटेगरी में रखूँगा, वाटर बरियल को भी मैं हार्ड कैटेगरी में रखूँगा। इस तरीके से E100 और रामनोवा ये सब मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा। इस तरीके से H को देखो, अगर तुम 1 2 3 4 5 लगभग ये 4 या 5 क्वेश्चंस पूरे 16 क्वेश्चंस में ऐसे थे जो कि हार्ड कैटेगरी के थे। बाकी 12 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मॉडरेट कैटेगरी के थे। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपका करंट अफेयर्स में स्कोर लगभग 12 से प्लस है, लगभग 12 से प्लस है, तो यानी कि आपने जो करंट अफेयर्स में परफॉर्मेंस आपकी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आपका जो स्कोर है वो लगभग 9 से लेकर के 12 के बीच में लाई कर रहा है तो यानी कि आपका जो स्कोर है वो एवरेज है, अभी आप फाइट में हैं अगर आपने दूसरे सेक्शंस में अच्छा करके रखा होगा। अगर आपका स्कोर 9 से कम है तो सर आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के लेकर के ख़ास तौर से। ठीक है, तो सेक्शन वाइज एनालिसिस करने का पीछे मेरा मकसद यही था कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस सेक्टर में, किस एरिया में
वीक या स्ट्रांग है, इसको आप पता लगा पाएँ और कम से कम आप ये एनालाइज कर पाएँ कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी, गॉड फॉरबिड, अगर मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, पर ये डेट श्योर है कि कुछ ही लोग का सिलेक्शन होगा, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो फेल करेंगे। तो अगर आपको अगले साल प्रिपेयर करना है तो किस किस चीज़ों पे आपको जोर देना है, किस किस चीज़ों की प्रिपरेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी है, ठीक है। तो 9 से कम स्कोर है तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है आपकी, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए सर। अगर आपकी स्कोर 12 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आप बिल्कुल फाइट में हैं। मेरा एक और लेक्चर सीरीज आने वाला है जो कि लगातार इस CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के अलग अलग सेक्शन वाइज कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर की डिटेल एनालिसिस पे होगा। इसके बाद यानी करंट अफेयर्स की वीडियो के बाद आपको पॉलिटी की भी एक वीडियो मिलेगी, फिर ज्योग्राफी की एक वीडियो मिलेगी और लगातार अगले 2-3 दिनों में ये सारी वीडियोस मिलेंगी। आप उसे जा करके ज़रूर देखिए। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रेफरेंस दे करके ये लिखिए कि मैंने रेफरेंस में पाया है कि आपका आंसर गलत है, और ये दूसरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मुझे भी इस बात को मैं भी इस बात को लेकर इनलाइटनमेंट मिलेगी मुझे कि मैंने कहीं कुछ गलती कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।